45 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। 45 ही है, ओके। अच्छा जी, आइए 16 के ऊपर भी कोई 5-7 मिनट लगा लें, बल्कि ऐसा करते हैं कोई आज 15-20 मिनट ही लगा लेते हैं। थोड़े डिस्क्लोजर्स की बात भी आज कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर्स हमने किए हुए हैं, सिर्फ उसकी थ्योरी जरा पढ़ लें, ओके। फिर आपको आज होमवर्क के अंदर ढेर सारे एमसीक्यूज देने हैं, आइए 16 के, आइए 36 के सिर्फ, ठीक है। तो लेकिन कोई ज़्यादा काम वाले नहीं होंगे, थ्योरेटिकल टाइप जो एमसीक्यूज है ना उनकी बात करेंगे। बहरहाल फिलहाल स्टार्ट करते हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ रीवैल्यूएशन। अगेन ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड जो है ये रिड्यूसिंग बैलेंस वाला जैसे सवाल किया था 74, इसी की तरह से ये भी कभी टेस्ट नहीं हुआ, ना कोई ज़्यादा जिक्र, बातें मत करो भैया। पेज नंबर 447 पे है ये क्वेश्चन। आई कैप ने इसका जिक्र किताब के अंदर ज़्यादा, किताब के अंदर भी नहीं किया हुआ, कभी टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के दर्जे में रहते हुए इसको भी कर लेते हैं। 5-7 मिनट की बात है सिर्फ, ठीक है ना, सही है। सिर्फ जितनी जगह पे चेंज है हमने सिर्फ वो देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ओके। जो नेट रिप्लेसमेंट मेथड है रिवैल्यूएशन का, इसको उर्फ़े आम में एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है बता दें ज़रा सोचकर। एलिमिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जितना बैलेंस पड़ा होता है रिवैल्यूएशन के दिन, वो सारे का सारा एलिमिनेट हो जाता है ना, ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में, और उस दिन जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है एक्यूमुलेशन का बैलेंस जीरो हो जाता है। जैसे ईयर एंड रिवैल्यूएशन के ऊपर हम देखते थे कि एक्यूमुलेशन का बैलेंस जीरो आ रहा होता था। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन के दिन तक जितनी डेप्शन पड़ी होती थी वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाती थी, ट्रांसफर कर देते थे हम एसेट अकाउंट में और उसका बैलेंस नील कर देते थे, ठीक है ना। तो ये एलिमिनेट, ये जो नेट रिप्लेसमेंट मेथड है इसको उर्फ़े आम में एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक सवाल है आपके सामने, उस सवाल को पहले उसी पुराने तरीके से करना है जो मैंने पहले से ही कर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो पुराने तरीके में अब आपको जी सूरज को चिराग दिखाना, अगर आपको ये मैंने मेथड कराना है तो बहुत ज़्यादा कर लिया ना हमने। जल्दी जल्दी बैठ जाया करें यार, जल्दी जल्दी, एक तो कॉर्नर प्लॉट नहीं छोड़ते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 73 है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ओन्ड बाय कंपनी इज कैरीड एट 30 मिलियन, ये बुक वैल्यू है इसकी, ठीक है। और साथ ही उन्होंने क्या बताया, कॉस्ट इज 40 मिलियन लेस अक्यूमुलेशन 10 मिलियन, ठीक है जी। कंपनीज पॉलिसी इज टू अप्लाई रीवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। A current valuation, fair value या revalued amount of this plant is now 50 million। कोई डेट नहीं गिवन, कोई लाइफ नहीं गिवन, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री देखनी थी ना, इसलिए रीवैल्यूएशन के दिन की बुक वैल्यू और उसी दिन की फेयर वैल्यू दे दी सवाल के अंदर। मैं बदल लूंगा अगली बार, ये सवाल पिछली क्लास में अंदाजा हुआ कि इसको थोड़ा डेट से डाल के ना और लाइफ साइड दे के पूरा भी किया जा सकता है। चलो 5 मिनट में नहीं 7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बहरहाल बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं थी आपको डिस्कस करने की। बहरहाल देख लेते हैं क्या कह रहा है जी। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? 50 मिलियन, ठीक है। अब छोड़ो रिक्वायरमेंट को, मैं ये कह रहा हूं कि आप पुराने वाले हिसाब से पहले इस सवाल को करके देखते हैं हम, ठीक है। क्या है जी? कॉस्ट 40 लेस एक्यूमुलेशन 10, बुक वैल्यू 30। ये डायरेक्ट 30 भी लिख सकते थे, ठीक है। ये 30 की बुक वैल्यू किस दिन है पता नहीं, बस उसी दिन की फेयर वैल्यू दे दी ना। मैं कहता हूं अज्यूम कर लो कि ये 1 जनवरी 15 है, तो मिसाल के तौर पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूं कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर क्या कर ही लेते हैं, डेट बीच में ऐड ऑन 1 जनवरी 15, ठीक हो गया, सही है। तो ये किस दिन की कॉस्ट आ गई जी? कॉस्ट तो पता नहीं किस दिन की है, एक्यूमुलेशन किस दिन तक की है? 1 जनवरी 15 तक की, और बुक वैल्यू भी किस दिन आ गई? 1 जनवरी 15, ठीक है जी। अच्छा, अब इस दिन ही मैं कहता हूं कि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो कितनी है? 50 मिलियन। तो ये करंट वैल्यूएशन इज नाउ 50 मिलियन, यूं लिख देते हैं चलो एज ऑन। मैंने जरूरत महसूस नहीं की थी जब सवाल में आया था, बाहर आज थोड़ी सी महसूस हो रही थी इसी दिन में, ठीक है। चल अच्छा जी, तो अब क्या करते होते थे जी हम? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़ते थे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखते थे। अब रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू का डिफरेंस 20 रुपए, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता था, ठीक है जी। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आया है, बेसिकली ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री सिर्फ मांगी गई है। रिक्वायरमेंट पे नजर डालो ना, पास जनरल एंट्री ऑफ रीवैल्यूएशन सिर्फ लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इस जनरल एंट्री को अगर आप देखें तो ये क्या जनरल एंट्री करते थे याद है? पहले ट्रांसफर और फिर सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। तो कितनी डेप्शन आज तक हो चुकी हुई है? 10, सवाल ने बताया था। तो क्यूमुलेटिव डेप्शन डेबिट, एसेट क्रेडिट 10 से, दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 20 से, ठीक हो गया। समझ आती है बात? क्योंकि एंट्री वर्किंग के अंदर सिर्फ दूसरी एंट्री नजर आया करती थी, रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री नजर नहीं आया करती थी, ठीक हो गया। उसके बाद सवाल के अंदर कोई लाइफ शाइफ गिवन नहीं है कि मैं रिमेनिंग निकाल लूं, या रिमेनिंग दे देता तो मैं आगे डेप्रिशिएट करता। लेकिन अगर होता
आगे सवाल तो जैसे कई सवाल हमने किए हैं, अभी तो मेरे ख्याल में 25-30 सवाल आपने कर लिए हैं रिवैल्यूएशन के, कमो बेश, ठीक है, इससे भी ज्यादा शायद कर लिए हों। उसमें फिर क्या करते थे हम, एसेट को डिवाइड करते थे, रिमेनिंग लाइफ और सरप्लस को भी 2 एंट्रीज होती थी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट और रियल सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। पर डाटा नहीं था इसलिए मैंने एंट्री लिख दी, एक्स लिख दिया। डाटा होता तो कर लेते, कोई मसला। अब स्टैंडर्ड ने ना एक और मेथड भी हमें दिया रिवैल्यूएशन का। स्टैंडर्ड ने कहा कि आप एलिमिनेट अगर चाहो तो एलिमिनेट मत करो। कोई लोग चाहते हैं कि जी हम एलिमिनेट नहीं करना चाहते एक्यूमुलेशन को, तो आप क्या करो, आप रीस्टेट कर लो प्रोपोर्शनेटली एसेट और एक्यूमुलेशन को, ऐसे रीस्टेट करो प्रोपोर्शनेटली कि जो बुक वैल्यू 30 की है वो उठ के 50 की फेयर वैल्यू पर चली जाए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। क्या कहा जाता है जी? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। और इधर देखो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में मैंने नीचे देखो, यानी कि बाकी सारी कहानी सेम है, सिर्फ रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो चेंज होनी है। कैसे? इसको मैंने क्या कहा, उर्फियाम में रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली भी कहते हैं। जब स्टैंडर्ड अल्लाह करेगा आपको मिल जाएंगे ना आईकैप से, तो फिर मैं आपको जब निशान लगवाऊंगा पैराज में, तो आप देखोगे इन मेथड में जब किसी पैरा के ऊपर आपको निशान लगवाऊंगा तो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में लिखा होगा उसने रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली का लफ्ज, ठीक है ना। क्या मतलब है उसका देखते हैं। कॉस्ट कितनी है जी बिफोर रीवैल्यूएशन? 40, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10, और बुक वैल्यू 30, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ये एसेट जो है ये 30 से 50 पर आ जाए, 30 से 50 पर आ जाए, लेकिन हम एलिमिनेट भी ना करें डेप्रिसिएशन। तो फिर 30 से 50 पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट और डेप्रिसिएशन को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस, एसेट और एक्यूमुलेशन को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस 50 आ जाए, ठीक है। बड़ा आसान काम है, जरा भी मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी ये जो 40 है ना, 40, ये जो 40 है ये किस पर पड़ा है इस वक्त? यूं कर लो ना, ये बेसिस बना लो, ये 30 पे पड़ा है। 40 की फिगर जो है ये 30 का बायस बन रही है, 30 पे बढ़ी है, तू कह ले 30, मिसाल का परसेंटेज जूम कर लेते हैं, ये किस पे बढ़ी है जी? 30 पर। और हमें ये चाहिए कि ये चली जाए 50 पर, तो क्या आंसर आता है? 66 पॉइंट जी 66.67, ठीक है। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को भी बढ़ाते हैं। ये 10 जो है ये 30 पे पड़ा है, इसको 50 पे ले जाओ, 30 से डिवाइड करो और 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस पे पहुंच गया? 16.67, माइनस कर लो 50 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, जो छोटी सी कैलकुलेशन थी। एंट्री पे जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से एंट्री देखनी है। मुझे बताओ, आपने एसेट, कॉस्ट मतलब एसेट प्लांट, ठीक है, एसेट को 40 से बढ़ाकर 66.67 किया है। और भाई साहब एसेट को बढ़ाकर 40 से कहां ले गए? 66.67 पे। एसेट कितने से आपने बढ़ाया? 26.67, 26 ही है ना। एसेट कितने से बढ़ाया? 26.67 से। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो प्लांट डेबिट हो गया। देखो ना आप 66.67 पे प्लांट को लेकर आए हुए हो 50 से, तो कितना बढ़ाया? 26.67। सॉरी, अगर ये मिट गया आज के दिन में तो ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरा स्टेप, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को भी आपने खत्म नहीं किया, बल्कि 10 से बढ़ाकर 16.67 कर लिया। तो डेप्रिसिएशन का बढ़ना क्रेडिट नेचर की चीज है, डेप्शन का बढ़ना, बोलो क्रेडिट होगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने बढ़ाना है, कहां से बढ़ाया जी? 10 से 16 पे ले गए हो, तो कितना आया? आप जरा देखो जर्नल एंट्री में बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर कितनी आ रही है? 20। तो ये हमारा क्या है? रीवैल्यूएशन बस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, आज भी भाई मेथड बदलने से कोई सरप्लस थोड़ा ही बदल जाता है, वरना तो लोग अपने हिसाब से फिर मेथड यूज करते हैं जिसमें सरप्लस ज्यादा आ रहा होता। मेथड दोनों से सरप्लस सेम ही निकल रहा है। देखो, ये 30 से 50 पर गया है, तो हमारा एसेट 20 से बढ़ा ही है नेट में, तो ये 20 का सरप्लस ही निकल रहा है आज, ठीक है। लेकिन इस एंट्री के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट करके सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि एसेट को बढ़ाया और एक्यूमुलेशन को भी बढ़ाया, और बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? हमारी रीवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपकी 2 एंट्रीज थी रीवैल्यूएशन के वक्त की, ये इकट्ठी करके समझो एक बन गई। अब ये 2 एंट्रीज जो हैं, 2 एंट्रीज, ये रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज नहीं है, इस मेथड में रीवैल्यूएशन की एक ही एंट्री हो रही है, ठीक है। उसके बाद की कहानी 100% सेम है। क्या मतलब? आप एसेट की जो आपकी रीवैल्यूड अमाउंट है 50, उस 50 को अब आप रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करेंगे, और जो 20 का सरप्लस आया है उसको आप
रिमेनिंग लाइफ पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो 50 और 20 उसी तरह से डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। बात समझ आई है, ठीक है। तो इसको नोट फरमा लीजिए। देखो आगे आगे एंट्रीज बिल्कुल सेम है, ओके। आप कहोगे कि इसको उस फॉर्मेट में कैसे फिट करेंगे। इसको उस फॉर्मेट में फिट करने का तरीका यही है कि आप ये वर्किंग अलग से करें, वो फॉर्मेट वैसे ही जारी रखें, ठीक है ना। आपने 20 का सरप्लस यहां से निकाल लिया ना, ये 20 का सरप्लस, आपने बस ये 20 का सरप्लस इसी फॉर्मेट में फिट कर देना है, ठीक है। लेकिन एंट्री यहां से नहीं करनी माजरत के साथ। रीवैल्यूएशन की एंट्री के लिए सिर्फ आपको ये वर्किंग अलग से करके ये एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी फिर जब 50 और 20 आ जाएगा तो आगे रिमेनिंग लाइफ पे डेप्शिट करोगे, डेप्शन सरप्लस आगे कहानी फिर वैसे ही चला देना, ठीक है ना। वैसे मुश्किल ही है ये टेस्ट हो, बहरहाल ऐसे ही जरा तसल्ली हो जाती है बंदे की। इधर देखें, ये अब रीवैल्यूएशन उस मेथड में रीवैल्यूएशन वाले साल में 4 एंट्रीज होती थी अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर मिसाल के तौर पे। इधर अब कितनी होंगी? 3। रीवैल्यूएशन की 1 एंट्री और बाकी वही दोनों वैसे की वैसे। इसका कोई फायदा नहीं, मेथड है बस। मेरे प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर एक क्लाइंट ने ये काम किया था, मैं बड़ा तंग हुआ था वहां पे जाके रीवैल्यूएशन को देखते हुए। तो मुझे तो खुद भी पसंद नहीं है ये, नॉर्मली लोगों को पसंद भी वही है दूसरा, वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आसान है बेटा। फिर उसी हिसाब से कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पे 30 से 20 पे लाना है तो आप 40 को डिवाइड करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 20 से, वो कम हो गया। इधर एक्यूमुलेशन भी कम हो गया। अब एक्यूमुलेशन कम होना डेबिट, एसेट कम होना क्रेडिट, और बैलेंस फिगर आपकी डेबिट साइड पे आएगी। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और देख लोगे ना आप, अगर पहले सरप्लस पड़ा तो उसूल वही है, ठीक है ना। बेटा ये छोटी सी वर्किंग 1.1 कर लेना, फिर 1.2 कर लेना, वो चलने देना। वो होना ही नहीं है यार, ये सवाल ही नहीं आना वैसे ही। चलो हमारा सीख लिया आप। अच्छा, इसका मतलब ये खत्म नहीं होता, करो ही ना। जब कभी रिवीजन पे बैठना ना, तो रिड्यूसिंग बैलेंस का वो सवाल भी हर दफा करना, और रीस्टेट प्रोपोर्शनलिटी वाला ये सवाल भी हर दफा करते जाना। बस इतना करना है। जितनी बार आइए 16 रिवाइज करने बैठो, ये 2 सवाल भी कर लेना। इतना कुछ चाहिए बस आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। कोई एडिशनल सवाल और नहीं है, ही कोई नहीं और सवाल, ना आई की किताब के अंदर, ना पास पेपर के अंदर, ना किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये लेक्चर नोट्स में ही है, ये बस ऐसी एहतियातन मैंने आपको करवाए, ओके। लेकिन ये रिक्वायर्ड, ये मतलब ये कह दिया बस, तो ये नहीं कि बस कभी भी ना करो। जब कभी रिवीजन करने बैठो ये सवाल लाजमी करना। आइए 16 जब भी रिवाइज हो, ये 2 सवाल लाजमी हो। 10 मिनट नहीं लगने आपको दोनों सवाल करने में, ठीक है। चलें आगे। जी स्टूडेंट, तो अभी बच्चे ने सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? अच्छा, अगर दोबारा रिवैल्यूएशन हो जाती है तो दोबारा यही काम करोगे भाई। देखो मैंने आपको यही तो कहा है कि इसी फॉर्मेट में इसको फिट कर लिया करना है आपने, ठीक है ना। यानी अगर आप वर्किंग कर रहे हो, यार माफी नहीं देना तुसी मैनू, फिर तुसी कहंदे हो देर होगी, क्लास लेट छुट्टी कर ना, सब लैदा डांट देने। यकम जनवरी 2015 जून किया ना, बोलो। यहाँ तो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट तो कोई डेट ही नहीं थी। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 40 प्लांट की, ऐसा ही है। फिर रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अच्छा, डेट मुझे नहीं पता थी। फिर एक्यूमुलेटेड एप्शन यकम जनवरी 15 की मैंने कहा कितनी है, अज्यूम की हमने 10, और बुक वैल्यू आ गई 30। अच्छा, अब हम पुरानी तरतीब से जरा हट गए, ठीक है, और हमने यहां पर निकालना तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ही है, लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकालने से पहले मैं एक वर्किंग करूंगा 1.1 कह देता हूं। अगर मेरी ये वर्किंग 1 है तो ठीक है, ये वर्किंग 1.1 बन जाएगी। इधर आके मैं देखूंगा एसेट 30 था, 30 से बढ़ के 50 पे चला गया, या कम होके 40 पे आ गया, जो भी अब यहां पे बढ़ रहा है, बोलो। तो एसेट का बढ़ना सरप्लस होता है। कितना सरप्लस? ये बैलेंसिंग लिखने की जगह वर्किंग लिख दी है, सॉरी मैंने, ठीक है। तो ये कितना सरप्लस आ गया जी हमारे पास? मिट जाए सर, बेटा फरमाइशें तो कभी भी ना पूरी हो। अब सरप्लस वाला सवाल है, इसको देख लें काइंडली। 20, ठीक है, खुद भी कुछ सोच लेंगे ना काइंडली। फिर रीवैल्यूड अमाउंट यकम जनवरी 15, ठीक है, और ये सरप्लस का बैलेंस आ गया। अब आपने आज बैलेंसिंग नहीं निकाला। आप हमेशा ये करते थे कि रीवैल्यूड अमाउंट लिख के बैलेंसिंग सरप्लस या लॉस निकालते थे। आज आपने सरप्लस या लॉस वहां से उठाया और बैलेंसिंग फिगर ये रीवैल्यूड अमाउंट एंड पे लिख दी, वही बनती है। अब उसके आगे कहानी फिर वैसे ही चल पड़ी। 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन होगी तो 50 को डिवाइड करोगे और 20 को डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा उसकी एंट्रीज मैंने ग्रीन से की हुई है, ठीक है।
और अगर यही लॉस है तो यहां पर 30 से 20 पे आ जाता है मिसाल के तौर पे एसेट, ठीक है, 30 से 20 पे आता है तो 10 का लॉस दिखाना है, तो आपने इस तरह से कम करना है कि 40/30 इंटू 20, 10/30 इंटू 20, दोनों चीजें कम हो जाएंगी, एंट्री उलट हो जाएगी, एक्यूमुलेशन कम होना डेबिट, एसेट कम होना क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर तब जब कोई सरप्लस था ही नहीं, सरप्लस होता तो पहले उसको एडजस्ट करता ना कर, नहीं होगा सरप्लस तो यही आप यहां पे लिख दोगे, उसी तरह से वर्किंग 1.1 कर दो, ठीक है ना। भूल गया मैं क्या करवाने लगा था मैं, हाँ एक्रूवल अभी बहुत दूर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि रीवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल इज एन ऑप्शन, ऐसा ही है। आपके दिनों में सवाल ये आएगा कि कॉस्ट मॉडल के बारे में क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास मिसाल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी पड़ा है, लैंड को आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे, प्लांट मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, ठीक है। आप किसी एक क्लास ऑफ एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख लें, किसी दूसरी क्लास को कॉस्ट मॉडल पे रख लें, आपको इसकी इजाजत स्टैंडर्ड देता है, ठीक है। अगली बात, मैंने कहा जी मैं लैंड में कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हूं, ठीक है जी, और सॉरी लैंड में रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा हूं और मेरे पास लेट से कोई 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एक मॉडल टाउन में, एक गार्डन टाउन में, एक गुलबर्ग में, एक बहरिया में, एक डिफेंस में, ठीक है जी। अब मेरे दिल में ये आई कि यार देखो पता है ये बाकी सारी ना प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है यहाँ पे फेयर वैल्यूज के अंदर कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, इन्वेस्टर कभी आपको यहाँ पे आता हुआ नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर ने आके जो है वो प्लॉट खरीदा और कुछ अर्से बाद बेच दिया, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं ना इतनी, ये मैच्योर हो चुकी हैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज। आपने सोचा कि यार इसको कॉस्ट मॉडल पर रख लेते हैं, इसको कॉस्ट मॉडल पर रख लेते हैं, इसको भी कॉस्ट मॉडल पे रख लेते हैं, इसको रीवैल्यूएशन पे कर लेते हैं और इसको भी रीवैल्यूएशन पे। क्या इसकी इजाज़त है? स्टैंडर्ड कहता है इसकी इजाज़त नहीं है। आपको विद इन क्लास फिर आपको ये चॉइस अवेलेबल नहीं है कि आप किसी एक को कॉस्ट मॉडल पे रख लें, किसी एक को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख लें। आपने अगर लैंड के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाने का डिसीजन ले लिया है तो फिर लैंड की क्लास पूरी रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, इसमें जितने लैंड्स मौजूद हैं सबके सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा आपको। फिर अपनी मर्जी नहीं कर सकते आप कि फलां लैंड को मैं कर लूं रीवैल्यू और फलां को ना करूं। हाँ, क्लास पूरी के ऊपर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे कॉस्ट लगाना है तो आपकी मर्जी, आप बिल्डिंग में कॉस्ट पे रखो, प्लांट मशीनरी कॉस्ट पे रखो, व्हीकल को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो, लैंड को, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जब किसी एक क्लास पे आपने कोई एक मॉडल लगा दिया है तो फिर उसके अंदर आपको ये इजाजत नहीं है कि आप फिर अंदर जाके फिर फनकारियां लगाएं। बिल्डिंग्स 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 की 10 फिर कॉस्ट मॉडल पे होंगी, किसी एक को फेयर वैल्यू मॉडल पे आप नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रख सकते, ठीक है। ये बात समझ आई? यानी कि रीवैल्यूएशन जब होगी तो किसी एक क्लास पूरी की ही होगी, जिस क्लास के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के पूरी क्लास के ऊपर वो रीवैल्यूएशन का मॉडल लगेगा, किसी एक एसेट के ऊपर फिर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन क्लास के ऊपर, ये नहीं कि सारे पीपी के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते लैंड पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया है तो सारे पीपी पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकियों को कॉस्ट पे रख लो। लेकिन अगर लैंड पे रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया है तो फिर लैंड जितनी तरह के भी आपके पास मौजूद हैं सबके ऊपर आपको रीवैल्यूएशन मॉडल लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? 2 बातें हो गई, बल्कि एक बात ही हुई समझो कि क्लास वाली बात ही की है। दूसरी बात अब कर लेता हूं, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे थे, ठीक है, और मिसाल के तौर पे आपने ये है 2022, ठीक है, 2022 तो आप आगे चला जाएगा ना, उसके बाद 2015 में आपने अपने लैंड को रीवैल्यू किया, ठीक है, और लैंड जो है इसकी रीवैल्यूड अमाउंट 2015 में लेट से आ गई 100 रुपये, ठीक है, ओके। इसको मैं बुक वैल्यू कह सकता हूं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हो जाती है ना 100 रुपए 2015 के अंदर, ये उठकर 100 पे आ गया तो फिर ये इसकी बुक वैल्यू, बुक्स में यही आने लग जाता था, रीवैल्यूड अमाउंट आने लगती, ठीक है। अच्छा, और इस दिन इसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी यही है, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो या फेयर वैल्यू लिख लो, एक ही बात है। 100 ही थी ना तो 100 पर उठाकर ले आए थे, ठीक है। 2016 आया, ये थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ, 95 पे आ गया, ठीक है। हमने चेक किया मार्केट के अंदर इसकी फेयर वैल्यू भी कोई 98 पे फिर रही है, ठीक है। 17 आया, ये 90 पे चला गया, यार बिल्डिंग कर लो, सॉरी मैंने डेप्रिशिएट करना है
थोड़ा सा डेप्रिशिएट करना है मैंने जी, वरना लैंड की बुक वैल्यू तो हिलेगी नहीं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, बिल्डिंग को रिवर्स मॉडल पे चला रहे थे, अच्छा 90 पे आ गया, इधर से हमने चेक किया तो ये भी कोई अभी जो है वो 97 पे फिर रही है। 2018 आया, ये 85 पे चला गया, और ये जो है वो लेट से 99 पे आ गई है। 2019 आया और एक बूम आया प्रॉपर्टी में और ये 120 तक चला गया, ऐसे ही। ठीक है, ये 99 भी नहीं करता मैं, ज़रा इसको आप जो है ना वो 90 कर लें, चले ऐसे। ठीक है, अब मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं आप बिल्डिंग्स के लिए? रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, क्या रीवैल्यूएशन मॉडल पे आप हों तो हर साल रीवैल्यूएशन करना जरूरी है? नहीं, हर 2 साल बाद कर लें। अच्छा, 2 साल बाद एक बार कर लिया तो फिर हर 2 साल बाद करें। अच्छा, तो फिर हर 3-3 साल बाद कर लें। 5 साल का अर्सा तो रखना ही पड़ेगा। ऐसी कोई पाबंदी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, आपने 2015 में एसेट को रीवैल्यू कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब दोबारा रीवैल्यूएशन करनी कब जरूरी है? मैं कब जरूरी समझता हूं कि आप रीवैल्यू कर लें, जब आपको यह नजर आए कि हमारे एसेट की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आ गया है। अगर ऐसा ना हो तो आप बेशक उसी पुरानी रीवैल्यू अमाउंट को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। कितनी जल्दी करना चाहिए रीवैल्यू? स्टैंडर्ड ने कहा पाबंदी कोई नहीं है, इतनी को रेगुलरिटी हो कि हमारे एसेट की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना आने पाए। बात समझे हो? ठीक है ना, ये बहुत बड़ा मटेरियल डिफरेंस नहीं था तो क्या हर साल फेयर वैल्यू पर इतना लेंथी काम होता है? रीवैल्यू से रीवैल्यूएशन करवाना, ढेर सारे पैसे भी लगते हैं और अकाउंटिंग भी इतनी करें, कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है, अच्छा मिसाल के तौर पर अगले साल 2020 आया, 2020 के अंदर आपका ये एसेट जो 120 पे चला गया था ना, 120 पे लेट से वो 115 पे आ गया, डेप्रिशिएट हुआ फिर। ठीक है ना, 120 पे चला जाएगा ना रीवैल्यू करेंगे तो। अच्छा, 115 पे आ गया और फिर से वो जो बूम आया था वो किसी वजह से वो का बूम था, ठीक है, और एसेट वापस चला गया लेट से 80 पे, या वापस इससे भी बढ़ के लेट से 150 पे चला गया। इन एनी केस मतलब कि आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में फिर क्या आ रहा है? मटेरियल डिफरेंस आ रहा है। स्टैंडर्ड कहता है फिर कोई मसला नहीं है, पहले आपने अगर 4 साल बाद रिवैल्यूएशन की तो अब अगले साल पिछले साल किया रिवैल्यूएशन फिर कर लो। मकसद कहने का ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए कि आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू मटेरियल डिफरेंस ना आने पाए। अगर मटेरियल डिफरेंस हो तो उठा के फेयर वैल्यू पे ले आओ उसको, ताकि बुक वैल्यू फेयर वैल्यू पे आ जाए और फिर वो करीब करीब हो जाए। ये बात समझ आ गई? चलो, ये 2 बातें मैंने करनी थी छोटी छोटी, और ये 2 बातें आपको पेज 23 के एंड पे, बल्कि पेज 24 के टॉप पे मिलेगी। पहली बात, इफ एन आइटम इज रीवैल्यूड, क्या हुआ समझ नहीं आई? हाँ क्यों हैं? हंसे क्यों तुम बताओ? मैंने भी हंसना है, बता दो यार। तो तुम लतीफे सुनाते हो उसको? हैं पेज 24 जी, जो 23 के बाद आता है 25 से पहले आता है। पेज 24 मतलब 20 में 4 ऐड करें तो इज्जत रास नहीं आती आप लोगों को, मेरा अंदाजा लगाया है जी। पेज 24 का टॉप, इफ एन आइटम इज रीवैल्यूड एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड। ये बात जो मैंने की थी, ठीक हो गया? सही है। लेकिन अगली बात जो उसने नहीं की हुई वो मैंने आपके साथ, मतलब वैसे कर ही दिया उसने, इफ एन आइटम इज रीवैल्यूड एंटायर क्लास टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड। बात तो वही कर रहा है, लेकिन बात जरा मुश्किल करके कर दी उसने। हमने सीधे तरीके से कर ली थी कि अगर आपने लैंड को रीवैल्यू किया है तो फिर सारी लैंड्स को रीवैल्यू करो। वो ये कह रहा है अगर आपने किसी एक लैंड, वही बात कर रहा है, किसी एक लैंड को रीवैल्यू किया तो उस पूरी क्लास को करना पड़ेगा। मतलब किसी एक क्लास पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगता है, सिंगल एसेट पे नहीं लगता। ठीक है, विद इन क्लास आप जो है वो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन पीपीई में किसी पे रख लें रीवैल्यूएशन मॉडल, किसी पे कॉस्ट मॉडल, वो आपको इजाजत है। एक बात हो गई। दूसरी बात, frequency of revaluation. Under the revaluation model, revaluation should be carried out regularly. Regularly का मतलब ये नहीं कि रोजाना या हर हफ्ते या हर महीने या हर साल। Regularly को आगे फिर उसने एक्सप्लेन किया स्टैंडर्ड ने, क्या? So that the carrying amount of asset does not differ materially from its fair value at the balance sheet date. ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी, ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? चलिए, अच्छा जी, अब ना आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये पढ़ के बताइएगा क्या रह गया है। वैसे मैंने अभी ये पढ़ाना है, डिस्क्लोजर या नोट्स। ऐसे ही मैंने ना एक सवाल सामने ओपन कर लिया, मैंने कहा जी कोई सवाल, बच्चों ने कहा जी सामने ये, वो पहले मैंने फैम वाला सवाल खोला, लेकिन उसमें ना मसला ये आया मुझे कि वो थोड़ा सा ऐसे ना, कुछ इधर था, सोल्यूशन किया हुआ सवाल है हमने, ठीक है, और थोड़ा मेजरमेंट बेसिस वगैरह आगे चलेगी। मैंने कहा छोड़ो को और ढूंढो। अगले पे गया तो साथ ही ये नजर आ गया, तो मैंने कहा चलो फिर यही कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर छोड़ो यार, तुमने पेज नंबर क्या करना, तुम लोग अपने डिस्क्लोजर वाले पेज पे रहो।
ये जी ऑर्चर्ड लिमिटेड वो सवाल है जो आपको ओमेगा लिमिटेड करके मैंने दे दिया था टेस्ट 4 में, जिसने आपको घुमा फिरा दिया था, लेकिन अच्छी खबरें मौसूल हो रही थी मुझे कि बच्चे तो पास हो रहे हैं। यानी फाइटर्स जो हैं वो कभी भी मार नहीं खाते, ठीक है, फाइट करने वाला होना चाहिए बच्चे को, कि बच्चा जो है वो जो भी सवाल में पर्चे में सवाल आ जाए, सवाल में पर्चा आ जाए, जो भी पर्चे में सवाल आ जाए, बच्चा उसको पूरी अपनी 100% एफर्ट लगा दे, जो समझ आए वो कर दे। भगोड़ों के लिए थोड़ा ही है पास होना, ठीक है, हाँ, जो हिम्मत से डटे रहे, जमे रहे, जो समझ आता रहा करते रहे, उनको मार्क्स मिल रहे होते हैं और पासिंग की तरफ जा ही रहे होते हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये सवाल मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, इसमें अक्यूमुलेट ऑप्शन और इंपेयरमेंट इकट्ठा किया हुआ है, छोड़े हमने अलग करके सीख लिया हुआ है, वैसे इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मेट में इंटरेस्टेड हूं, आप इस तरफ फिलहाल ना आओ, आप इस पेज पे रहो, ये ज्यादा अहम है, बात समझो, पेज नंबर 24 पे रहो, ये ज्यादा अहम है, ठीक है, बाद में वहां पे कुछ तस्वीर खींचनी होगी मैं खिंचवा दूंगा। पहली बात, डिस्क्लोजर्स होते क्या है? डिस्क्लोजर कहते हैं डिस्क्लोज करना, बताना। यार बताना था यार, चाय ठंडी हो गई यार, तुमने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मेरी चाय आई पड़ी है यहां पे, ठीक है, डिस्क्लोजर तो डिस्क्लोजर जो है, डिस्क्लोजर मतलब होता है आपने डिस्क्लोज करना है, बताना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को, जो बात उसे डिस्क्लोजर कहते हैं। ये डिस्क्लोजर हर स्टैंडर्ड के अपने अपने हैं, ठीक है। IAS 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ डील करता है, वो आपसे ये रिक्वायर करता है कि जो भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसके बारे में कुछ मेरे हिसाब से चीजें डिस्क्लोज करो यूजर को, ये चीजें लाजमी बतानी है। अच्छा, पता है क्या होता है असल में ना, हम ना एक दावा करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं ना, तो हम एक दावा करते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी को छोड़ो, फिलहाल पे कंपनी एक्ट तो लगता नहीं है, ठीक है, तो एक दावा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं, करते हैं और लिखते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नजर आ रहा है ना, तो उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड IAS 16 के रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हमने सारे दिए हुए हैं। ये जो दावा होता है ना, दावा, ठीक है, वे मोबाइल बाद में यूज कर लीजिएगा बेटा, क्लास में अटेंटिव रहें। ये जो दावा होता है ना, दावा, ये कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो आइटम भी हमारे फाइनेंशियल प्रेजेंट हो रहे हैं, अगर उनसे कोई स्टैंडर्ड रिलेट करता है तो उस स्टैंडर्ड ने जो कुछ कहा हुआ है वो सारा कुछ हमने डिस्क्लोज किया हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से IAS 16 के भी अपने डिस्क्लोजर्स हैं। तो ये हमें आते हैं, मजे की बात यह कि हमें आते हैं क्योंकि हमने इतने दिन से नोट बना के नोट की हालत बिगाड़ दी हुई है। वो नोट क्या था? वो IAS 16 ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में ये बातें बताओ। अभी चेक करते हैं हमें क्या बताया गया जी। हमें ये बताया गया, चलो जरा दोबारा हाईलाइट करते करते आते हैं वन बाय वन जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज, ये शेल बड़ा खतरनाक लफ्ज होता है, शेल डिस्क्लोज, ये लाजमी है, यानी ये नहीं डिस्क्लोज करोगे तो आप अपने दावे में झूठे हो। ऑडिटर भी आके यही चेक करता है, और कोई चीज इनमें से ना गिवन हो तो कह देता है नहीं जी आपको रिपोर्ट में जो है ना वो क्वालिफाई करने लगा हूं, अगर वो बहुत संगीन मसला हो तो, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन लगा देता है ऑडिटर, कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो नहीं बनी हुई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में के मुताबिक, ठीक है, या बाकी बनी हुई है ये चीज नहीं बनी हुई तो गड़बड़ हो जाती है। ऑडिट रिपोर्ट क्लीन ना हो तो देखने यूजर जो है, इन्वेस्टर जो है, कोई भी वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, कहते हैं नहीं यार इसमें तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा नाजुक मामला होता है, ठीक है। तो ये शेल डिस्क्लोज का बड़ा खतरनाक लफ्ज है, लाजमी वाला डिस्क्लोजर है, ठीक है। IAS फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या क्या बताए, लाजमी शेल डिस्क्लोज क्या है जी, लाजमी डिस्क्लोज करे PPE के हर आइटम के बारे में, क्या क्या, मेजरमेंट बेसिस यूज्ड, डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, यूजफुल लाइफ और रेट यूज्ड, बस हर नोट के अंदर हम ये करते तो थे, नोट के एंड पे ये तीन चीजें तो हम कर रहे हैं डिस्क्लोज। किसने कहा था? ये 16 ने कहा था, ठीक है। असल में ना यूजर को बताओ भाई, यूजर को ये देख के थोड़ी पता लगेगा कि आपके पास जो बिल्डिंग है ये कौन से मॉडल पे है, या प्लांट कौन से मॉडल पे है, या किस रेट पे, कौन से मेथड, डेप्थ एक्सपेंस आ रहा है, उसके सामने तो वर्किंग्स नहीं होती, डेप्थ एक्सपेंस आ रहा है, लाइफ कौन सी यूज हुई, रेट क्या यूज हुआ, यूजर को ये सारी चीजें बतानी होती हैं, ठीक है। तो हम ये काम कर रहे थे, तो ये पहले 3 रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम ऑलरेडी कर रहे थे, सही है। चलें आगे। नेक्स्ट वो कहता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। हाँ भाई कर रहे हैं, ये देखो, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी बताई हुई है हमने और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है। लेकिन वो कहता है सिर्फ ये ग्रॉस कैरिंग अक्यूमुलेशन किसी एक मौके पे नहीं, मौके मौके पे। कौन कौन से मौके पे? एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड। तो हमने भी ये काम किया हुआ है जी, हमने बिगिनिंग पे भी बताया था, ओपनिंग ये, और क्लोजिंग ये। हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग क्लोजिंग भी बताई है, हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ओपनिंग और क्लोजिंग भी बताई। तो यानी कि हम ये जो नोट बना रहे थे असल में IAS 16 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे। सारा कुछ मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ, ठीक है। काम किया, मैंने कहा था सिर्फ पढ़ाना है एक बार तसल्ली के लिए, और 2-3 चीजें जो नहीं आएंगी वो समझा देनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट,
अब कहता है यही नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप चला। पहले ने कहा ये तीन चीजें बता दो, हमने कहा बता दी। उसने कहा जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेशन बताओ, हमने कहा जी बता रहे हैं। कहता है ओपनिंग बताओ क्लोजिंग बताओ, हमने कहा बता रहे हैं। उसने कहा ऐसे कैसे, ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचे कैसे जी? कुछ एडिशन हुए, कोई डिस्पोजल है, कोई रिवैल्यूएशन हुई, कोई डेप्रिसिएशन हुई, उन्हें कहा तो बता दो। तो ये भी तो हम बता ही रहे थे, ठीक है। तो ये बात लिखी थी, आ रेकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड शोइंग एडिशन, इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट लॉसेस, डिस्पोजल्स, डेप्रिसिएशन, और ये ऊपर वाला मैं काट रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो ये अगली बार उड़ा दूंगा, चलो। तो ये काम हम कर रहे थे। अब ये पहले ई तक के जो डिस्क्लोजर्स हैं, ई तक के डिस्क्लोजर्स ये हमें याद करने, वैसे तो हमें डिस्क्लोजर याद करने की जरूरत भी नहीं। जब स्टैंडर्ड्स आपके पास आ जाएंगे तो स्टैंडर्ड्स के अंदर ये डिस्क्लोजर्स लिखे होते हैं। तो कोई एमसीक्यू आप डिस्क्लोजर वाला देगा अगर, तो आप ऐसे करके स्टैंडर्ड ओपन करोगे, टिक, ठीक है। हाँ, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस के इंडिकेटर के बारे में एमसीक्यू करेगा तो ऐसे करके खोलोगे इंडिकेटर सामने, तो वो निशान लगाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड होंगे तो, ठीक है ना। तो ये 5 चीजें, पहले मेजरमेंट बेसिस, दूसरा यूजफुल लाइफ, तीसरा डेफिनेशन मेथड, चौथा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड, और पांचवा इनके दरमियान रेकंसिलिएशन। ये हमारे नोट की मेन बॉडी ही तो थी। मैंने इसीलिए वो किताबों के सोल्यूशन के अंदर आपको नजर आया करेगा। ये क्या हुआ, दोबारा लबना पड़ेगा जी। वो किताबों के सोल्यूशन के अंदर आपको ये नजर आएगा कि आपको नोट का नंबर अगर 12 है ना, तो 12.1 मेजरमेंट बेसिस और ये चीजें, फिर 12.2 लास्ट डिवीजन 12। मैंने 12.1 कहा नहीं था ये मेजरमेंट बेसिस वाली बात को, क्योंकि मैं इसको ये नोट की मेन बॉडी समझता था। तो ये जो आपके सामने पहले 5 मेन डिस्क्लोजर्स आए हैं, ये जो IAS 16 के लाजमी वाले डिस्क्लोजर्स हैं, ये हमारे नोट की मेन बॉडी के अंदर आ चुके हुए थे, ठीक है जी, सही है। यहां थे हम, ओके। नेक्स्ट, अच्छा फिर वो रुक नहीं रहा, वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो, ये भी मस्ट वाले हैं, मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज। ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इधर आओ। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अक्सर लोन लेती हैं बैंकों से, तो उसके अगेंस्ट अपना कोई ना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर देती हैं, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे हुकूमत की तरफ से आपको एक लैंड मिली है, ठीक है, जरा सस्ती मिल गई, और हुकूमत ने कहा कि अगले 5 साल तक आपने फलां काम यहां पे रह के करना है, और आपको ये लैंड बेचने की जरूरत नहीं है। नाम आपके कर रहे हैं, लेकिन इस टाइटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस टाइटल को ट्रांसफर, ओनरशिप आपकी ना, कंट्रोल आपका, इसको ट्रांसफर, इसको टाइटल कहते हैं, ठीक है ना। तो आप टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। या आपने कोई लोन लिया है और आपने अपना कोई एसेट बैंक में एज अ सिक्योरिटी प्लेज करवा दिया है, तो ये मुमकिन है, बोलो, ये होता है, बिल्कुल मुमकिन है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऐसा होना है तो हमें उस पर एतराज कोई नहीं है, आप बेशक करें, आपका बिजनेस है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पर्चे में एक लाइन लिख कर बता दो। अब आपको कैसे पता लगेगा? आप हर पर्चे के हर एड्डी वड्डी जमाई यार जी भाई, आप क्या जब भी कभी नोट बनाएंगे तो ये लाइन खुद से लिखाएंगे? ये लाइन खुद से लिखने वाली नहीं है। अगर ऐसी कोई बात पर्चे के अंदर दे देगा तो आपने उसको बिल्कुल एज इट इज उठाकर सब नोट्स के अंदर लिख देनी है। मैंने मिसाल के तौर पे इसके नीचे 10.5 बना दिया कि जी 10.4 तक आपके नोट बन गए थे मिसाल के तौर पे, और 10.5 बना क्या, अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज इतने इज प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन अमाउंटिंग टू इतने फ्रॉम फलां बैंक। ऐसी लाइन आप लिख सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे फलां लैंड है, उसकी जो है वो टाइटल पर रिस्ट्रिक्शन है। अब ये बात पर्चे में होगी तो आपने लिख देनी है, नहीं होगी तो नहीं लिखनी, ठीक है। और अगली बात, मिसाल के तौर पे आपने आज खड़े होकर 2017 में खड़े हैं आप, मिसाल के तौर पे 2017 ही है ना, 2017 में आप खड़े हैं और आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 2018 के अंदर हम एक प्लांट इंपोर्ट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, और आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एडवांस पे किया या नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। मेरी सब बात कॉन्ट्रैक्ट एडवांस पे, फिर आप कहते हो एडवांस की एंट्री तो करंट एसेट्स में आएगी, खैर पीपीई में तो वो भी नहीं आनी। बहरहाल मैं कहता हूं छोड़ो एडवांस को भी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब स्टैंड कहता है यूजर को ये बता दो, और वैसे हम भी इंटरेस्टेड होंगे ना, हम कहेंगे यार जापान से, हम जर्मनी से हम इतना बड़ा प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का, ठीक है, तो यूजर को पता लगे। हो सकता है बंदे कहें हाँ तो एक्सपेंशन में जा रहे हैं, इनके शेयर अभी खरीद लो, ये तो कल को पकड़े नहीं जाने। एक बात कर रहा हूं, तो यूजर इंटरेस्टेड होता है इस इंफॉर्मेशन के अंदर। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट कर लिया टू परचेज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई आइटम, वो लैंड है, वो बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, कोई भी चीज आपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट आपने कर ली है 17 में खड़े होकर 18 के साल में आप खरीदेंगे, तो चूंकि अभी तक वो खरीदे नहीं है, वो एसेट आया नहीं है, भाई ने कहा एडवांस दे दिया, भाई एडवांस भी दे दो तो पीपीई में डेबिट नहीं होना, वो तो एडवांस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा करंट एसेट्स में, ठीक है। तो यूजर को ये बता दो कि आपने फलां चीज फलां बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर ली है जो कि अगले साल में आनी है, फिलहाल आई नहीं, ठीक है। ये दो बातें हो गई।
तीसरी बात, स्टूडेंट कहता है अगर आपका कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जितनी कॉस्ट आपने उसके अंदर उसकी कैरिंग अमाउंट में ऐड की उसको भी बता दो। हम मूवमेंट CWIP कर तो रहे थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एडिशन इन CWIP, वहां से ट्रांसफर करके बिल्डिंग में और क्लोजिंग, ठीक है। तो ये तीन बातें जो हैं, ये तीन बातें आपके स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई हैं, मैंने उसको इस तरह से करके भी लिख दिया आपके लिए, पहले यहां से पढ़ो। ये तीनों बातें जब पर्चे में देखो, फैम वाले सवाल में मूवमेंट इन CWIP बना था, उसके बाद ऑर्चर्ड वाले सवाल के अंदर बना, वो ओमेगा वाले में जो टेस्ट में आया था उसमें बना, किसी और सवाल में बना, तो जिस सवाल के अंदर CWIP होगा उसी में मूवमेंट बनेगी ना, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट का नोट फैम वाले में बना था? नहीं बना था। ओमेगा वाले में बना था? बना था। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद था। तो जिस सवाल के अंदर जो चीज होगी वही होगी ना, ठीक है। रीवैल्यूएशन हो रही है तो पहले 3 सब नोट्स पक्के, चौथे सब नोट से मैंने कहा था कि हर दफा चेंज हो जाया करेंगे, तो ये वही वाले हैं, ठीक है। अब सवाल के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी कि प्लेज हो गया कोई आपका एसेट एज सिक्योरिटी, तो वो लिख दो। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट की हुई है, सवाल में लिखा हुआ है, तो आप भी लिख दो। बात समझे हो, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है आपने, जैसे OL हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज अ प्लांट वर्थ 1000 टू बी डिलीवर्ड इन 18। अब ये लाइन ऐसी परचेज जैसी लिखी होगी, फलां बंदे से खरीदा, इतने दिन इतने में खरीदने का इरादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, और फलां साल के फलां महीने में आएगा, लिख के बता दो बस, ठीक है। और इसी तरह से मूवमेंट इन CWIP है। ये तीनों सब नोट्स अगर आप देखें तो आपके पहले 3 सब नोट्स हैं, पढ़ें जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल ऑफ एंड PPE pledged as a security for liabilities। अंग्रेजी लिख दो। बात समझ आ रही है? कैसे लिखनी है बता दी, कहां लिखनी है भी बता दिया आपको, ओके। नेक्स्ट, amount of expenditures recognized in carrying amount of its in the course of its construction। ये CWI की मूवमेंट आ गई, बोलो। और द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ, अभी खरीदा नहीं है, नहीं क्या, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ PPE खरीदने के लिए, वो भी क्या करो, मस्ट डिस्क्लोज, ठीक हो गया। एंड लास्ट इज, ये वैसे फजूल सही है, चलो पढ़ लेते हैं अब, चूंकि लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर आपके एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट आई है, या आपका एसेट जो है वो एबनॉर्मल लॉस के थ्रू डिस्पोज हुआ, यानी को आग लगी, कुछ आपका डिस्पोजल है लेकिन वो एबनॉर्मल वे से हुआ, आपको कोई लॉस आया है, और कोई इंश्योरेंस वाले आगे बढ़े और उन्होंने आपका कुछ हेल्प कर दी है, कोई मदद की है, कोई थोड़ा सा लॉस में आपको जो है वो थोड़ी सपोर्ट कर दी है, तो अगर ये वाली बात कहीं और फाइनेंस स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई तो ये भी यहाँ पे लिख दो। मिसाल के तौर पे आपको कोई अगर सवाल के अंदर आ जाए, डिस्ट्रॉय हो गया आपका एसेट और इंश्योरेंस वालों ने जो है वो आपको 30 रुपए एक्नॉलेज कर लिए हैं कि आप टू पे करेंगे, तो वो स्टैंड कहता है कि जी उसको लिख के बता दो, बस लिखना ही अंग्रेजी में, जहां मैंने बाकी जिंदगी वहीं पे लिख दो। क्या कहता है, इफ नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, अगर इनकम स्टेटमेंट में वो लॉस वगैरह आपने नहीं बताया हुआ, अगर बताया तो वहीं पे ठीक है, जाहिर है लॉस हम बताते ही हैं, सेपरेटली नहीं बताया, वो कह रहे हैं सामने फेस पे आपके लॉस ऑन डिस्पोजल्स इकट्ठे हैं, उनके अंदर 5-6 लॉसेज हैं जिसके अंदर ये वाला लॉस भी पड़ा हुआ है, तो ठीक है, अगर अलग से नहीं बताया तो यहां बता दो, और अगर वहां अलग बताया तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो इफ नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट कम्प्रिहेंसिव इनकम, तो फिर क्या करो, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी for item of PPE that were impaired, loss or given up and is included in profit and loss, यानी कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस तो पड़ा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो कंपनसेशन थर्ड पार्टी ने दी है, इंश्योरेंस कंपनी ने आके हेल्प कर दी वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपने नहीं लिखी हुई वहां पर, तो यहां पे लिख देना, अगर वहां पे लिखी हुई है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये फजूल सा डिस्क्लोजर है, ओके जी। नाउ ये जो आपको मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाए हैं ना जी, ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स वो थे जो कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब कॉस्ट मॉडल हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल हो, आप ये बेसिस डेप्थ मेथड रेट वगैरह बताते हैं, कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, आप रेकंसिलिएशन बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग से जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, आप ये सारे काम सबके लिए कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो डिस्क्लोजर हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली रिवैल्यूएशन मॉडल पर एप्लीकेबल हैं अलग से, ठीक है। बच्चे बंदे बन जाएं। डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स स्टेटेड एट, एसेट जो फेयर रीवैल्यूड अमाउंट पर स्टेट किए जा रहे हैं, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, उनके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड ये हमें बता रहा है। व्हेन आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज। फॉलोइंग किसके लिए, रिवैल्यूएशन मॉडल वालों के लिए ये लाजमी डिस्क्लोजर्स चाहिए। क्या क्या, इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर whether independent valuer was involved, और फिर the extent to which items fair value were determined directly by reference to observable prices, blah 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 blah। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था अगर पर्चे के अंदर, बल्कि फैम सवाल में कुछ ऐसी मिलती जुलती लाइन भी मौजूद थी जब हमने लिखा था कि लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस, और मैंने कहा था ऐसा कोई जुमला अगर बीच में आ जाए ना, मैंने आपको कहा था लास्ट रिवैल्यूएशन की डेट बतानी है आपने, फिर आपने रीवैल्यूअर का नाम बताना है और बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है, और उसके अलावा अगर कोई अंग्रेजी लिखी हुई हो
वो साथ ही उसी लाइन में डाल देना। तो ये तीसरी लाइन वही अंग्रेजी है, ठीक है ना। तो ये भाई ये हमारा ना ये रिवैल्यूएशन वाला सब नोट होता है ना जी, बल्कि यूं लिखें रिवैल्यूएशन सब नोट्स, सर अंग्रेजियां मारते हैं, सब नोट्स रिवैल्यूएशन के थे ना जी। जो पहला सब नोट था ना, पहला सब नोट, वो ये तीनों चीजें कवर कर रहा था, ठीक है। चेक कर लो जरा, आप जरा चेक करने से पहले जरा आप जबानी खुद बोलो जी, क्या आप लिखते थे सब नोट? पहला क्या लिखा करते थे? लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां दिन बाय फलां पर्सन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लिखा होगा, ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस, इस तरह की बात, ठीक है। तो ये तीनों बातें हमारे पहले सब नोट के अंदर आती थी, ठीक है। चेक करो, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय शब्बीर इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। अब इस सवाल के अंदर अगली बात नहीं लिखी हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस वगैरह, ठीक है, तो इसलिए हमने भी नहीं लिखी। अगर लिखी होती तो हम भी लिख देते, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2 सब नोट याद है क्या होता था? याद है कुछ? हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द एसेट वुड हैव शोन फॉलोइंग बुक वैल्यूज। जरा पढ़ के देखो, फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल। वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। और तीसरी चीज रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड, ठीक है। तो ये क्या था जी? मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये तीनों सब नोट्स हमने बनाए हुए थे, पढ़ के देख लेना। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर, ऐसी कोई लाइन लिख दी हो तो आप भी लिख देना, लिख दी हो तो आप भी लिख देना, वरना जरूरत नहीं है, बस काफी है, ठीक है। तो ये तीनों सब नोट्स भी हमने भाई बनाए हुए थे जी, आप देख लें। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं फिर शुरू से बनाने शुरू कर देते हैं, पढ़ा देता हूं मैं। ये यस सर जो ज्यादा जोर से करते हैं ना, यही 10 को दिन गुजरने तो इन्होंने पूछना शुरू कर देना, सर सिलेबस कब खत्म होगा? अभी से कुछ बच्चों ने तो स्टार्ट में क्लास के मुझे हफ्ता गुजरा था, पूछ लिया सिलेबस कब खत्म होगा, वो भी इसी क्लास में बैठे थे। अच्छा भाई सही है, ठीक है। क्या क्या बताना है? रिवैल्यूड एसेट के बारे में इफेक्टिव डेट बतानी है, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व बताना है, और अगली अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बतानी है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस और उसकी मूवमेंट बतानी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जो IAS 16 कहता है कि मेरा मशवरा है दे दीजिए, और अगर आप वो दे देंगे तो मैं इसको एनकरेज करूंगा, शाबाशी दूंगा आपको, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। हमने कहा वो क्या क्या बातें हैं? कहने लगा कि अगर कोई आपका PPE का आइटम टेम्परेरीली आइडल पड़ा है तो यूजर को लिख के बता दो ये आइडल पड़ा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल आइडल का मतलब क्या है? अभी एक्टिव यूज में नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। देखें मेरी बात सुने, आपको मैंने कहा था कि डेप्रीसिएशन डेवो है, डेवो याद आ रहे हैं मेरे अल्फाज? ये एक बार शुरू हो जाए तो फिर नहीं रुकती। लेकिन आपका प्लांट आइडल भी तो पड़ा हो सकता है, कोई एसेट आइडल भी तो पड़ा हो सकता है, डेप्रिसिएशन रुकेंगे नहीं फिर? यही तो बोला था कि आइडल पड़ा भी होगा तो डेप्रिसिएशन। अब मिसाल के तौर पे आपके जो है वो 4, मिसाल के तौर पे आपके 4 फैक्ट्रियां, आपकी 4 आपके प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, चुच जी। एक जो है वो पत्तोगी में आपका प्लांट है, एक जो है वो आपका प्लांट जो है वो शेखुपुरा वाली साइड पे लगा हुआ है, एक ये रायविंड रोड पे लगा हुआ है सुंदर वाली साइड पे, ठीक है। 3 काफी हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका ये जो सुंदर वाला रायविंड रोड वाला जो आपका प्लांट है, इस पे पिछले 3 महीने से, 2 महीने से, या एक महीना करो, 1 महीने से आपकी लेबर स्ट्राइक पे, प्लांट नहीं चल रहा, या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं हो रहा, प्लांट नहीं चल रहा, किसी वजह से प्लांट आपका आइडल पड़ा है, तो स्टैंडर्ड कहता है उस प्लांट की बुक वैल्यू सिर्फ यूजर को लिख के बता दो। अब आपको ख्वाब थोड़ी आना है, बच्चे के अंदर अगर ये बात लिखी हुई होगी, आपको ऐसी लाइन लिखी हुई मिलेगी तो आप फटाफट उसको नीचे सब नोट के तौर पे लिख दोगे, जैसे 3 लिख के आया, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है अच्छा एक तो ये हो गया कोई आइडल पड़ा है तो उसकी बुक वैल्यू बताओ, और अगर कोई आइडल नहीं पड़ा बल्कि फुली डेप्रिशिएट हो गया लेकिन अभी भी यूज किए जा रहे हो तो यूजर को बता दो कि उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, मतलब उसकी कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे नहीं है तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। उसकी जब आपको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पता लग गई तो ये तो पता लग ही जाना कि डेप्शन भी इतनी है क्योंकि फुली डेप्रिशिएट जो हो गया, ठीक है। तो पहली बात, कोई एसेट आइडल पड़ा है तो उसकी बुक वैल्यू का बता दो। दूसरी बात, अगर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है और आप यूज किए जा रहे हो तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दो। तीसरी बात, अगर कोई एसेट आपने एक्टिव यूज से हटा लिया है और होल्ड किया हुआ है फॉर डिस्पोजल, अभी बिका नहीं है, इस पे लगता है IFRS 5 है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, FY 2 में नहीं है, फाइनल में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि सामने आ गया तो इसलिए मैं इसकी बात थोड़ी सी कर रहा हूं। यहां पे किसी को कोई एग्जांपल दी थी इस क्लास में कि कूलर जो है वो बच्चे ने, एयर कूलर जो है वो 3री मंजिल से, कौन था वो बच्चा जिसका एयर कूलर था? तुम्हारा था, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा?
वलीद ने जो एयर कूलर तीसरी मंजिल से उतार कर नीचे रखा था और घर वालों ने इसको वहां एसी लगा दिया था, अब वो उतारा किस लिए था? कुछ दिन पहले बेचने के लिए। अब उसने उतारा था, रिमूवल की कॉस्ट डाली थी, अभी 2 दिन पहले तो आई 36 में देखा था, ठीक है। फिर उसको वो सारे खर्चे जो उसको रेडी टू सेल करने के लिए थे, पेंट शेंट किया, सारा कुछ किया, ये सब कुछ होके एसेट रेडी टू सेल हो गया। अब इसने होल्ड तो करना है ना जब तक बिके ना। अब वलीद ने क्या किया, अपने ड्राइंग रूम के अंदर इस कूलर को रखा और तस्वीरें खींच के इधर से कुछ उधर से और OLX प्रोजेक्ट आ गई। अब जो भी बंदा फोन करता है कि मैंने ये एयर कूलर देखना है, उसको ये कहता है आप तशरीफ ले आए, आपको एयर कूलर चला के दिखाते हैं। अब वो बंदा आता है, ये ड्राइंग रूम दरवाजा खोलता है, उसको बिठाता है और बटन ऑन करता है। थोड़ी देर उसको ठंडी आती है, कहता है जी ठीक है, हवा ज़्यादा ठंडी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वो चला जाता है। दूसरा बंदा आता है, उसको तो मतलब क्या है कि इसने अभी बेचा नहीं है, ये बेचने के लिए होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई ऐसा एसेट है, देखो बिकने पर ही डी रिकॉग्नाइज करते हैं ना हम, ठीक है। अब वो डेप्रिसिएशन के साथ क्या करना है या क्या ट्रीटमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं, ये बात ही नहीं थी, तो मैंने ऐसे लिखा तो बता दिया आपको, ठीक है। क्या अगर आपका कोई एसेट एक्टिव यूज से, ये एक्टिव यूज से हट गया, अब इसके एक्टिव यूज में क्या है? एसी, ठीक है ना। तो ये कूलर जो है, कूलर एक्टिव यूज से हटा लिया गया है और अब ये होल्ड किया जा रहा है फॉर डिस्पोजल, ठीक है। तो फिर इसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है बता दो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्ट इंग्लिश यू नो, आखिरी बात स्टैंडर्ड कहता है आपको बिल्कुल इजाजत है आप कॉस्ट मॉडल पे रहो या फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे रहो, आपके पास ऑप्शन है। ये क्या है? आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी आप ये नेकी कर दो ना यूजर के साथ कि कॉस्ट मॉडल पे रहते हुए भी आप फेयर वैल्यू बता दो, इन केस कि आपकी फेयर वैल्यू बड़ी मटीरियली डिफरेंट हो गई है आपकी कॉस्ट से, तो मैं आपकी ये नेकी समझूंगा, यूजर को बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्या मतलब? मतलब आपके दादाजी ने शालमी में दुकान खरीदी थी 50,000 रुपए की, ठीक है, आज से 50-60 साल पहले। अब वो दुकान जो है वो 50 करोड़ की हो गई है मिसाल के तौर पे। तो भाई आप कॉस्ट मॉडल पे रहें, रिवर्स मॉडल पे ना आए, आप नहीं आना चाहते तो ना आए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें मजबूर नहीं कर सकती कि आप अपनी उस दुकान को 50,000 से ऊपर पे रिकॉर्ड करें। आप कहें मैं कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हूं, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो? स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, मैंने माना, मैंने इजाजत दी हुई है, आप कॉस्ट मॉडल पे रह सकते हो, लेकिन मिन्नत के दर्जे में एक बात कर रहा हूं, अगर मटीरियल डिफरेंस आ जाए ना आपकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू का, रिवैल्यूएशन मॉडल में बेशक मत जाओ, सब नोट्स में एक लाइन लिख दो कि हमारे फलां बिल्डिंग की जो रिवैल्यूड अमाउंट है ईयर एंड पे, फेयर वैल्यू जो है वो इतनी है, लेकिन मैं कॉस्ट मॉडल पे ही हूं, ठीक है। ये 4 चीजें जो हैं ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो स्टैंडर्ड एनकरेज करता है, ठीक है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो सवाल के जितने आपने पास पेपर के या क्वेश्चन बैंक के टेस्ट के अंदर जिस तरह के सवाल किए हैं, ये सवाल आप देखेंगे अभी आगे आने वाले दिनों में, उसमें वो यूं लिखा करेगा कि कंपनी इज यूजिंग फेयर रिवैल्यूएशन मॉडल या अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल टू ऑल इट्स लैंड एंड बिल्डिंग, हाउएवर कॉस्ट मॉडल अप्लाई टू प्लांट मशीनरी एंड कंप्यूटर एंड व्हीकल्स। इस तरह की बात लिखी होती है। अब आप सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी इज यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लैंड, ऑल अदर एसेट्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, ठीक है। और फिर नीचे लिख देता है जाके कि बिल्डिंग की फेयर वैल्यू ये है, तो आप क्या कहोगे? फिर रिवैल्यू कर लें, रिवैल्यूएशन मॉडल है। नहीं, वो कह रहा है, जाहिर सी बात है पर्चे के अंदर वो अगर वाले सवाल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी assumptions होती हैं, तो अगर वाले सवाल समझने के लिए मगर मुझे 2-4 चीजें डालनी पड़ती हैं सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो सवाल के अंदर वो पूरी बात बताएगा आपको कि जी बिल्डिंग वैसे कॉस्ट मॉडल पे है, लैंड फेयर वैल्यू मॉडल पे है, डन। अब लैंड के बारे में जो फेयर वैल्यू बताएगा वो रिवैल्यूएशन में यूज करोगे, और अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग के बारे में कोई आपको फेयर वैल्यू दे देगा तो वो बड़ी डिस्क्लोजर के लिए होगी। तो जाहिर सी बात है सवाल गाइड करेगा ना, assumptions पे थोड़ी सवाल होता है जी। एडिशनल डिस्क्लोजर्स एनकरेज्ड बाय IS 16 एनकरेजेस डिस्क्लोजर्स ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर ऑफ इंसिडेंट माइट फाइंड इट टू बी यूजफुल। क्या क्या बता दो? कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू ऑफ टेम्पोरेरली आइडल, ये बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। टेम्परेरी आइडल को है तो उसकी बुक वैल्यू बता दो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिसिएटेड प्लांट दैट इज स्टिल इन यूज, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं जी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये पता लग जाएगी तो फुली डेप्रिसिएटेड मतलब अक्यूमुलेशन तो उसके बराबर ही होनी है। यहां पर भी तो ये कह सकता था फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की बुक वैल्यू बता दो, फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की बुक वैल्यू बता दो। अगर फुली डेप्रिसिएटेड एसेट है और स्टिल यूज कर रहे हो तो उसकी बुक वैल्यू बता दो, ये भी तो कह सकता था। बुक वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसने यहां बुक वैल्यू नहीं कहा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहा उसने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद carrying amount of PPE retired from active use and held for disposal, or when cost model is used fair value of PPE when this is materially different from carrying amount, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो अब आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारा चैप्टर रीड करके देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं पढ़ाई हो तो मुझे पकड़ लें। हाँ, 2 चीज़ें अभी भी हैं वैसे उसमें, एक वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाली एग्जांपल है, एंशिएंट वाटर वाली एग्जांपल आएगी, ठीक है, और इसी तरह से एक और है, उसके साथ फिर एक पास से भी रिलेटेड है। तो वो बहरहाल कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, आहिस्ता से चीज़ें देखते रहेंगे। लेकिन आप फिलहाल IAS 16 के लिए ये MCQ जरा लिख ले, ये कर लीजिएगा, मजीद फिर मैं देख लेता हूँ इनमें कोई मसला हो तो। ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकली आप MCQ में मार पड़नी थी, थ्योरेटिकल MCQ जरा देख लें इनको। वैसे तो ये भी इतने इंपॉर्टेंट अब उससे ज्यादा से नहीं रह गए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड आ गए हैं, बुक ओपन बुक्स कर दी गई हैं, देगा जरूर लेकिन वो खर्चा करवाने के लिए कि स्टैंडर्ड आप लेके जाएं साथ।
और यूज करना सीखें स्टैंडर्ड्स को, इसलिए उसको देना चाहिए 2-4 नंबर तो कम से कम इस दफा सीधे सीधे। मेरी ये राय है, मेरा ये मशवरा, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए उसको, ताकि वो एनकरेज कर सके बच्चों को, स्टैंडर्ड यूज करने आने चाहिए ना जी। ये आइए 16 के एमसीक्यू 4, 13, 14, 15, 23 ये लाजमी करने हैं आपने। 4, 13, 14, 15, 23, 23। अच्छा जी, बारबरी वाला सवाल हो गया था। जरा क्विकली इसको डिस्कस करते हैं क्विकली। अच्छा 2 मिनट से ज्यादा मैंने लगाना क्योंकि मैंने एक्रूअल को बाहर शुरू तो करना है आज, क्योंकि मैंने आज ना अपने लेक्चर नोट्स की हेडिंग बना ली एक्रूअल्स की, तो अब बात तो करेंगे 10-1 मिनट कम से कम, और 3 सवाल भी उसके होमवर्क में। जी ये सवाल किया था जी, ये नहीं हुआ था, कब की बात है ये नहीं हुआ था? कितने बच्चों से ये सवाल नहीं हुआ था? बहरहाल मैं डिस्कस करता हूं जितना को मैंने करना है, और अगर उसमें काम बन जाए फाबे, ना बने तो फिर क्लास के बाद में मिल लेना, क्योंकि मैं और आप ही हैं जिनको नहीं समझ आई, बाकी सब कुछ आ गई है जी। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट कहते हैं रफ को, आइए सेट में जाकर अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बीसीएल, पेज नंबर सर बता दें 330, मुझे पता था ये सवाल आना है इसलिए मैंने बता दूं 330। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बीसीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 400। तो ये तो आ गई हमारे पास स्टेप 1 वाली बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू किस दिन बेटा, बातें मत करें प्लीज, 31 दिसंबर 2020। अच्छा 31 दिसंबर 20 पर ही हमें खड़े होकर उसने कहा है कि कंप्यूट करके दो। ये ना ये अभी मैं पिछले क्लास के अंदर मुझे मेरे टीए ने बताया था, मैं लिखना भूल गया। आई थिंक सितंबर 2021 में ये सवाल आया हुआ है, तो कोई आप लोग इतने पीछे नहीं रहे हुए आईकेप की टेस्टिंग से, ये सवाल आप लोगों ने खुद ही किया है, ठीक है। और ये सवाल 100% सही भी होगा इंशाल्लाह आपका। मेरे ख्याल में सितंबर 21 नहीं है तो मार्च 21 होगा, है करीब करीब। मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन यही है जो आईकेप ने आई36 में से टेस्ट किया होगा, ठीक है जी। बुक वैल्यू है 400। Due to technological change, the remaining useful life of plant has been reduced to 4 years. Following information has been gathered for impairment testing of plant. Inflows from sale of product to be manufactured by plant for 21 are estimated at 200 million. ठीक है जी, तो ये 200 million inflows हैं. These inflows are subject to, ये किसके लिए यूज होंगे, ये कहां यूज होंगे, ये वैल्यू इन यूज में, ठीक है ना। ये वैल्यू इन यूज के अंदर हमने यूज करना है इनफ्लोज को, और आउटफ्लोज भी होंगे, ठीक है ना। आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड। और ये रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है जी, 4 साल, यानी अगले 4 साल जो हैं वो आपके 200 कम होते जाएंगे। यानी कि आपका 2020 में खड़े हैं, 21 में 200, 22 में 10% उससे कम, 23 में 10% उससे कम, 24 में 10% उससे कम। मैंने आपको बताया था सवाल कराते हुए कि कम ज्यादा दोनों तरफ जा सकते हैं, ये ग्रोथ रेट कहा था आपको क्लास के अंदर कि कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या डिमांड कम होती जाएगी तो क्या लोग कम होते जाएंगे, ग्रो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन दूसरी महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है आउटफ्लोज बढ़ रहे हो। अब यहां पर उसने रेट्स अलग अलग दिए थे, इसलिए हम टोटल वाला काम नहीं कर सकते थे, हमें अलग अलग करके ही ये ग्रोथ रेट लगाने पड़ने थे मजबूरन, ऐसे ही था ना। अच्छा, आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट 21 आर एस्टिमेटेड एट 80 मिलियन, ठीक है जी। ये भी कहां यूज होंगे, वैल्यू इन यूज में। दीज आउटफ्लोज आर इंक्रीजिंग बाय 5% इन सब्सिक्वेंट ईयर डिस्पाइट, वो कहता है जी डिमांड तो कम हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वेयर एंड टेयर बढ़ रही है, इसलिए ऑपरेशन कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने इनफ्लोज को 10% कम करना था हर साल और आउटफ्लो को 5% बढ़ाना था, 80 से 5% हर साल बढ़ना था इन्होंने, ठीक है। ये वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन वाली फिगर हो गई। अब बीसीएल नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, हम क्या करें, सही है ना, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट के इनकम टैक्स के ऊपर प्रॉफिट लेना ही नहीं होता, ठीक है। वैसे ये सारी बातें कल वाली क्लास में हुई थी ना, यानी हफ्ते वाली क्लास में हुई थी ना। ये जो सारा कुछ मैंने वो जो आपको बताया था ये लेना है, आई36 के ऊपर कल का दिन ही लगा था, बेसिकली 4 दिन का ही था। ये 6, 7, 8 दिन इसके ऊपर इसलिए लगे हैं क्योंकि साथ साथ आई16 भी चल रहा था, तो हमने ना इसको ऐसे ही वो मैंने जानबूझ के लंबा कर दिया ताकि आपको ज्यादा टाइम मिल जाए इसको डाइजेस्ट करने के लिए। वरना वो 2 दिन और आई16 में लगाते वो भी खत्म हो गया होता, और आई36 के ऊपर 3 दिन लगाते, चौथे दिन वो भी खत्म हो गया होता, शायद आपको डाइजेस्ट करने में टाइम कम मिलता। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया था, तो इसलिए साथ साथ कंफर्टेबल होते चले गए। डेप्शन ऑफ प्लांट कैलकुलेट करेंगे और फिर माइनस करेंगे, इस पॉइंट को भी इग्नोर करना था, ठीक है। लेकिन इग्नोर करने का तरीका आपको बताया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ लाइफ आर
नेट उसने खुद ही कर दिए हैं। ये कहां यूज होगा? ये भी वैल्यू इन यूज में, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज, ये वैल्यू इन यूज जो है ना, ये वैल्यू इन यूज, इसके अंदर 200 का इनफ्लो, 80 का आउटफ्लो हर साल वाले कम ज्यादा करेंगे, ठीक है, और 100 चौथे साल के एंड पे नेट कर दिया उसने खुद। ओके, अच्छा जी। प्री टैक्स रेट है 12% और पोस्ट टैक्स है 9.5%। पोस्ट टैक्स यूज करेंगे, पोस्ट टैक्स यूज करेंगे, प्री, ठीक है जी, याद हो गया आपको, क्योंकि टैक्स हमारे बस से बाहर है, टैक्स वाले हमारे बस से बाहर है। फ्यूचर की एस्टिमेशन के दौरान, ये हफ्ते को बात हुई थी ना, फ्यूचर की एस्टिमेशन के दौरान हम अगर टैक्स के बाद वाला रेट लेते हैं और फ्यूचर में जाकर कहीं टैक्स बदल जाता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग सारी गलत हो गई। तो हमने कहा था डिसीजन ले लो ये पक्का पक्का कि डिस्काउंट रेट हमेशा प्री टैक्स ले लिया करेंगे, टैक्स को बीच में रखेंगे ही नहीं, और उसके बगैर चीजों को उसके बगैर देखते हुए डिसीजन मेकिंग कर लेंगे ताकि टैक्स बढ़े या कम हो, हमारे ऊपर कोई, हमारी डिसीजन मेकिंग पर कोई असर ना पड़े। तो हम प्री टैक्स रेट लेते हैं, ठीक है। प्री टैक्स लेते हैं, लेकिन अगली बात, प्री टैक्स लेते हैं लेकिन, चलो बाद में, वो एमसीक्यूज है ना होमवर्क के अंदर, तो वो जब कल डिस्कस करोगे तो। नेक्स्ट, अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज एट 350 million। BCL has received an offer to buy existing plant for 250। BCL would have to incur shipping cost of 7। ये क्या है? फेयर वैल्यू 7 million कॉस्ट टू सेल। तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, कितनी आती है? 243। ये भी हमारी रिकवरेबल अमाउंट में यूज होगी, ठीक है। ये पहली लाइन मुसीबत का क्या करें? ओ भाई, हमारे प्लांट की बुक वैल्यू इसकी 400 है, इस हमारे प्लांट ने अगले 4 साल चल के वैल्यू यूज कमानी है, और इस हमारे प्लांट ने चौथे साल के एंड पे बिकना है, और इस हमारे प्लांट को अगर आज बेचे तो 243 का बिकेगा। बीच में नया प्लांट कहां से आ गया? मतलब अजीब सी बात नहीं है जी? इग्नोर करना था इसको जी, ठीक है जी। तो कंप्यूट कर लिया आप सबने इम्पेयरमेंट को, बहरहाल फिर भी मैंने इसको डिस्कस किया। भाई को मसला हल हुआ आपका? अच्छा, नहीं तो क्लास के बाद आ जाना फिर खुशबू लगा के। अच्छा जी, प्लीज। अच्छा, ये एमसीक्यूज ना मैंने डिस्कस करने का सोचा था पिछली क्लास से भी पहले, सुने, लेकिन ये एमसीक्यूज सारे ऐसे ही नजर डालना चाहो अगर तो एटलीस्ट नजर डाली जा सकती है जी बेटा। ये कॉस्ट टू सेल है ना, डिस्पोजल कॉस्ट है। हाँ, आप अगर एसिड को कस्टमर की प्रेमिसेस तक पहुंचा रहे हैं तो फिर वो आपकी डिस्पोजल, वो तो आपको नहीं ना मिल रहे। भाई चुप कर जाए यार। मिसाल के तौर पे एमसीक्यू नंबर 2 आपके सामने आ गया। वी टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन दैट एसिड मे हैव बीन इंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू I-36, डिक्रीज इन मार्केट, इंक्रीज इन मार्केट, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपने। तो ये एमसीक्यूज के नंबर ऑफ एमसीक्यू से परेशान ना होना, ये ऐसे ही एमसीक्यूज है सारे, जो थ्योरी पढ़ी है सिर्फ वहां पे सामने आए पड़े होंगे। तो नंबर ऑफ एमसीक्यू से परेशान नहीं होना, और ये भी नहीं है कि ये बस हमें समझ नहीं आया तो क्या होगा, ये आपके पास पहुंच गए ना एज अ रिकॉर्ड, तो मैं फंस गया। अब जब तक समझाऊंगा नहीं तो मेरी जान नहीं छूटनी इनसे, ठीक है ना। तो ट्राई करना है। तो नंबर ऑफ एमसीक्यू से परेशान नहीं होना, ज्यादा है, लेकिन ये 1 2 3 भी आपने करने हैं। 1 2 3 5 6 10 13 15 26। तस्वीर खींच लें। और दूसरे हैं 20 21 22 23 25 28 29 31 34 35। ये 40 से ज्यादा है। कैलकुलेशन वाला शायद ही कोई एक आधा मैंने इसमें रखे हो, 1 या 2, सिर्फ ये याद कराने के लिए कि इंपेयरमेंट के कैलकुलेशन भी आ सकती है, वरना सारे ही थ्योरेटिकल टाइप हैं। आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। जो समझ नहीं आएंगे उन पर निशान लगाएंगे, इंशाल्लाह उनको कल डिस्कस करेंगे हम। ओके, जाओ भाई जाओ, इजाजत है आपको, जाओ, इकट्ठे चलते हैं। तो फिर जबान को भी जरा, अच्छा ले जी, मैंने यही बस लिखा था सुबह, उससे आगे मैं कुछ लिख नहीं रहा था गाड़ी में आते हुए, तो मुझे यही था बस कि पता नहीं स्टार्ट करना है, जो भी हो स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करने लगे, ठीक है। ये एक जज्बा था, ये एक जुनून था, इसको स्टार्ट करना था, और फिर हमने स्टार्ट कर लिया। चाहे तो इससे भी ज्यादा ठंडी होगी, नहीं है तो क्लास के बाद भी होंगे ज्यादा।
भाई बेसिक्स वाली क्लासेस याद होगी आपको, मैंने आपको एक जुमला लिखवाया था, बल्कि दो लिखवाए थे, एक एक्सपेंस के बारे में, दूसरा इनकम के बारे में। आपको याद हो क्या ना याद हो, मुझे ज्यादा याद है, सारा याद है मुझे, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और सर्विसेज आर यूज्ड अप, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। वो रेवेन्यू केस में था, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, उसमें कैश आता है। वो इंशाल्लाह कल करेंगे, आज फिलहाल कल भी शायद क्लास इसी पे लग गए, ना भी लगी तो एंड पे इनकम पे जाके बात करेंगे, वरना एक्सपेंस को पक्का करने पहले, ठीक है ना। और यकीन माने इसका भी बहुत ज्यादा यूज है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। चलो अगले 2-3 टॉपिक में शायद सिर्फ IAS 23 में ज्यादा यूज हो, शायद थोड़ा सा फिर गवर्नमेंट ग्रांट में यूज हो जाए, ठीक है, ज्यादा ना हो। लेकिन उसके बाद जो आपने टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, आपने इसमें स्टेटमेंट ऑफ ये IAS 8 के टॉपिक के अंदर देखना है, या उसके बाद कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर आपने देखना है, ठीक है। ये सारे सिंगल एंट्री नहीं रहा भाई सिलेबस में, ठीक है, पुरानी बात होगी तो बहुत, वो माजी का किस्सा हो गया, ठीक है। तो ये एक्रूअल का टॉपिक आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके ये हर जगह आपको मिलना है। जिस तरह IAS 16 है ना, ये उसका छोटा भाई है, वो 22 दिन 23 दिन लगाकर करते हो आप लोग, ठीक है, हमने जरा फैला लिया उसको, साथ IAS 36 करने लग गए थे, इतने को दिन लगते हैं, ठीक है। ये 2 दिन में हो जाता है, लेकिन है ये भी इतना बदतमीज कि ये भी साथ साथ ही होता है, जहां हो जाता है ये भी नजर आ रहा होता है, इसलिए है बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे ध्यान से आपने अगला 1.5 दिन लगे, 2 दिन लगे, परेशानी होना, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी पूरे सिलेबस के अंदर, आपको बार बार मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट में एक बुनियाद डाली थोड़ी सी, एक्सपेंस की भी और इनकम की भी, ठीक है। जिसकी बुनियाद वो नहीं है याद, उसको कोई बात नहीं, नए सिरे से कर ही रहे हैं ये काम। एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड करना है, मिसाल के तौर पे अगर गुड्स है तो गुड्स जब रिसीव कर लेंगे तो हम परचेजेज रिकॉर्ड कर लेते थे, याद है, ठीक है। कैश दे दिया तो हम करते थे परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं तो परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही सर्विसेज हैं, जब हम यूज अप कर लेते हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। बिजली हमने इस मई के महीने में इस्तेमाल कर ली तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश पे होगा तो कैश क्रेडिट, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। मुलाजिम हमने रखे हुए थे, 1 महीना उनकी सर्विसेज यूज अप कर ली मई में, साल के तौर पर, ठीक है, तो मई के महीने में सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। दुकान 1 महीना इस्तेमाल कर ली मई में, सर्विसेज है ना, दुकान से सर्विस, दुकान इस्तेमाल करने की दी हुई है लैंडलॉर्ड, ठीक है। दुकान इस्तेमाल कर ली 1 महीने के लिए तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं हुआ तो पेएबल क्रेडिट। ये बात लिखी हुई थी। गुड्स को छोड़ो, सिर्फ सर्विसेज पे बात करूंगा आज मैं, ठीक है ना। गुड्स तो आसान है, वो तो परचेजेस क्रेडिटर, ठीक है। सर्विसेज की मुसीबत डालती है, सैकड़ों तरह के एक्सपेंस आ जाते हैं, कभी कोई एक्सपेंस कभी कोई एक्सपेंस, ठीक है, तो सीधा काम रहता ही नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, इतने ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनके अंदर पे एक्रूअल की एडजस्टमेंट जरा ज्यादा होती है, इसलिए मैं एक्सपेंसेस को, ये सर्विसेज वाले एक्सपेंसेस को ना ज्यादा लेकर चलूंगा। गुड्स तो आसान है, ठीक है। बहरहाल रूल यही था, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और सर्विसेज आर यूज्ड अप, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को याद आ रहा है, आपने बेसिक्स के अंदर इस जुमले को लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे आगे बहुत बढ़ जाएंगे अब, ठीक है। आज तो नहीं, कल मैं आपको 4 स्टेप्स लिखवाऊंगा एक्रूअल का सवाल सॉल्व करने के लिए। आज तो मैंने झटके तरीके से करा के जरा भेजना है, 3 सवाल होमवर्क में देने हैं ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें। मिसाल के तौर पे ये हम हैं, ये हम हैं, ठीक है, और ये हमारा साल है, ठीक है, और ये हम एक्रूअल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 22 में हम खड़े हैं, 22 हमारा करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर 21 और कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर 23, ठीक है। तो ये PY NY CY ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने 20 21 22 23 लिख दिया, ठीक है ना। अब मेरा सवाल, गुड्स को छोड़ो, सर्विसेज की बात करो। 2022 में आपने बिजली इस्तेमाल कर ली, अगर चाहे 2022 से किसी आखिरी महीने की भी थी, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। 2022 में आपने सर्विसेज ऑफ वापडा यूज अप कर ली, लेकिन 2022 में आपने बिल पे नहीं किया, तो क्लोजिंग डेट पे आप खुद को लायबल फील करोगे। क्लोजिंग पेएबल 22, आपने 22 के पॉइंट, ये 22 से आप खड़े कहां पे, आप ये देख लें, आप 22 में खड़े हैं, आपने 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हर बात बतानी है, ठीक है ना। तो 22 पे, 22 के साल में खड़े हो, क्लोजिंग पेएबल कब बनेगा? नहीं, एट द ईयर एंड तो बनेगा। क्लोजिंग पेएबल कब बनेगा? सिचुएशन क्या होगी क्लोजिंग पेएबल बन जाएगा? जब आपने 22 में सर्विसेज यूज कर ली होंगी, लेकिन कैश पे 23 में करोगे। कैश अगर 23 में पे करना है और सर्विसेज 22 में यूज कर चुके हो, तो क्लोजिंग डेट पर 22 में आप कहोगे क्लोजिंग क्या है? पेएबल। चेक करते हैं मैंने क्या अंग्रेजी लिखी हुई है। 2022 में क्लोजिंग पेएबल कब बनेगा? सर्विसेज आर यूज्ड इन 2022 बट कैश विल बी पेड इन 2023। तो फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर 22 हमारा क्लोजिंग है ना, तो फिर क्लोजिंग डेट पर हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग पेएबल। इसी को कहते हैं कि जब सर्विसेज 22 में इस्तेमाल करें और कैश ना दिया हो, वो आगे जाके पे करना हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर ओपनिंग पेएबल क्या होगा? वो तो आसान हो गया, फिर वो तो आसान हो गया। क्या 21 में सर्विसेज ले ली थी, लेकिन पैसे 21 में नहीं दिए थे, इसीलिए ये साल 22 शुरू होते ही पहले दिन ओपनिंग पेएबल लायबिलिटी नजर आ रही होगी हमें, ठीक है। तो फिर ओपनिंग पेएबल और आसान हो गया। सर्विसेज वर यूज्ड इन 2021 बट कैश विल बी पेड इन 2022। इधर ना 21-22 जरा आसान हो जाता है, बेस बना रहा हूं अभी, ठीक है ना। इस पे 2 दिन लगाने मुझे कोई मसला नहीं है। देखो बेटा,
ये एक्रूअल का इंट्रो का टॉपिक है, मैंने माना, ठीक है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि अगर मैं आज इस वक्त इस पे 2 दिन ना लगाऊं तो हर जगह पे मुझे हर लेक्चर में खजल होना पड़ना है। यहां के लगे हुए 2 दिन हर जगह पे आपको मुझे हेल्प करते चलेंगे और हर जगह पे इस्तेमाल भी है इसका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर, वैसे तो हर चीज ही बहुत सीरियस होकर आप पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप गैर संजीदा होकर पढ़ते हैं तो वो पर्चे में आ जाती है, इसलिए आप सब चीजें संजीदा होकर पढ़ते हैं। अच्छा जी सुने, आप लोग दुकान पे जाते हैं और आप लोग 500 रुपए देकर सुपर कार्ड लेते हैं, यूफोन वाले, है ना, यूफोन वाले बच्चे, सुपर कार्ड यूफोन का ही है ना, हाँ, वो 500 रुपए का कार्ड आप जेब में रखते हैं और 500 दुकानदार को दे जाते हैं। आपने क्या किया, आपने क्या 500 रुपया खर्च कर दिया, वो आप जेब से तो निकल गया, लेकिन अभी आपने सर्विस यूज नहीं की, ठीक है। यूफोन तुम ही तो हो कि अभी कॉल्स, लातादाद कॉल्स और मैसेजेस और क्या वो नेट, इंटरनेट जो है वो अभी आपने यूज ही नहीं किया, तो अभी कार्ड में है, आप पहले पैसे दे आए। इसलिए तो आप फोन करते हैं जब हेल्पलाइन, तो कहते हैं प्रीपेड सार्फिन के लिए खुशखबरी। आप कौन से सार्फिन है, प्रीपेड, यानी आपने एक खर्चा पहले पे कर दिया, अभी इनका करना आपका बाकी था। और जो बिलिंग वाले लोग होते हैं, जिनका मोबाइल बिलिंग पे होता है, वो पहले इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क सर्विस और फिर मंथ के एंड पे पेमेंट करते हैं, सही है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2022 में खड़े हैं और आपने 2022 में खड़े होकर 2023 के दुकान का किराया पे कर दिया 2023 का, तो 2022 के एंड पे खड़े होकर खुद को लायबल फील करोगे, आप एंटाइटल्ड फील करोगे, आप एक राइट टू रिसीव सर्विसेज, कौन सर्विसेज, राइट टू यूज द बिल्डिंग इन फ्यूचर आपको मिल गया ये पैसे आज देने के बाद, तो आप क्लोजिंग डेट पे लायबल फील करने के बजाय एंटाइटल्ड फील करोगे। तो क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड 22 के हिसाब से सोचकर बताओ क्या बनेगा। मेरी आसान वाली देसी वाली डेफिनेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन नहीं है, ये देसी डेफिनेशन है, देसी जट की डेफिनेशन जी। बताओ क्लोजिंग प्रीपेड 2022, तो क्लोजिंग प्रीपेड कब बनेगा, कैश इज पेड इन आज 2022 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2023, तो क्लोजिंग ऑफ 22 पे ये क्या होगा, क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड क्या है, सर्विसेज वर यूज्ड इन 2021 बट कैश इज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी रिसीव्ड इन 2023, और ओपनिंग प्रीपेड उसी तरह से कैश वाज पेड इन 21 बट सर्विसेज विल बी रिसीव्ड इन 2022, ठीक है। एंड पे एक ही बात तस्वीर बनाना, मैं इसका लेजर बनाना चाह रहा हूं। अच्छा देखें, यहां पे ना हम एक सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलेंगे, एक्सपेंस का लेजर अलग, कैश अलग, प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस अलग, प्रीपेड पेबल अलग, ये अलग अलग नहीं करते हम। अकाउंटेंट्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं आसान तरीका है एक कंबाइंड अप्रोच पे चलो, ठीक है। तो हम एक एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं, कंसोलिडेटेड लेजर होता है ये, इसी के अंदर हम पेबल प्रीपेड भी लिख लेते हैं, इसी के अंदर हम एक्सपेंस की फिगर भी लिखते हैं, इसी के अंदर हम कैश की फिगर भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब 2022 है ना हमारा साल, 2022 के लिए एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो मुझे बताएं सबसे पहले क्या चीज आई थी, क्लोजिंग पेबल। क्लोजिंग पेबल अगर होगा तो इस लेडजर में किस तरफ आएगा, इधर आएगा क्लोजिंग पेबल, बोलो क्लोजिंग पेबल, ठीक है। तो फिर ओपनिंग पेबल लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ओपनिंग इसी तरफ आता है, ओपनिंग बैलेंस की जगह ओपनिंग पेबल ही लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग पेबल जो डेफिनेशन लिखी हुई थी ना, जरा वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये लायबिलिटी थी। अच्छा क्लोजिंग प्रीपेड अगर बन जाए तो, क्लोजिंग प्रीपेड अगर बन जाए तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग प्रीपेड, एसेट क्लोजिंग इस तरफ आता है भाई। क्लोजिंग में अगर प्रीपेड होगा तो ये एसेट है, उसको मत देखो, छोड़ दो उसको, तुम इधर देखो, ठीक है। और ओपनिंग प्रीपेड, ये सारा आज नहीं होना, आज तो बिल्कुल देसी सा एक तरीका करके सिर्फ आसान सा अकाउंट बनाकर छुट्टी करनी है। अच्छा एक्सपेंस के केस में आप कैश की एंट्री क्या किया करते थे, जरा मुझे बता दें बचपन को याद करके। एक्सपेंस का लेजर डेबिट और कैश क्रेडिट। लो भाई आखिरी स्टेप में ना, जब कल स्टेप्स लिखवाऊंगा तो स्टेप 4 में एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है ना, वो इस लेजर में क्रेडिट साइड पर आया करेगी, बैलेंसिंग, ठीक है ना। ओके, तो ये स्टेप्स कल लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, स्टेप्स कल लिखवाऊंगा, ओके। फिलहाल तो सिर्फ ये पहला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। पेज नंबर कौन सा है जी, इंपेयरमेंट से आगे लेक्चर नोट्स जरा जाएं, पता नहीं मैं कहां गया जी। पेज नंबर 450। सर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 महीने। मैंने अज्यूम किया इस एग्जांपल के अंदर कि हर महीने का बिल 1 रुपया रेट से, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बना दीजिए। हाँ जी बनाता हूं, बनाओ, तमीज होनी चाहिए वैसे कोई थोड़ी सी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अच्छा सुने जी, सर आसिफ ने 11 महीनों का 1100 बिल पे कर दिया है, ठीक है, 1100 बिल पे कर दिया है। अब पेमेंट की बात है तो कैश की एंट्री करनी है। सर बस आखिरी बात, कैश की एंट्री करनी है, बोलो 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 बोलो। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना जी 1100, ये 11 महीनों का खर्चा आ गया इधर। अच्छा उसके बाद अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है जी, लेकिन 1 महीने का रेंट, ये बिल जो है आखिरी 1 महीने का बिल ये इस साल में दिसंबर में पे नहीं हुआ, तो क्लोजिंग डेट पे फिर क्या होगा,
क्लोजिंग पेएबल है कितना जी 100। अच्छा आप मुझे बताओ जरा, इस सवाल में कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई ओपनिंग पेएबल भी था? इसका मतलब खुद से बेलने बाजू नहीं दे लेना। क्लोजिंग पेएबल अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है, आप उसको जीरो ले लें। कहीं सवाल में लिखा हुआ हो ओपनिंग प्रीपेड है, नहीं है तो नहीं है, फिर कोई क्लोजिंग प्रीपेड हो तो नहीं है। फिर आखिरी स्टेप मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर देख लो, आई इसी तरफ ये बैलेंसिंग फिगर। तो एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जानी है? तो बनता भी यही है। मैंने कहा अज्यूम करो 100 रुपए अगर एक महीने का एक्सपेंस है तो फिर 12 महीनों का एक्सपेंस 1200 ही बनता था, 1100 पे कर दिया, क्लोजिंग डेट पर पेएबल। तो इस अप्रोच से कोशिश करनी है आपने पहले 3 सवालों को करने की। पहला हालांकि मैंने कर दिया है लेकिन फिर भी आपने ये तीनों सवालों को करना है, ठीक है। मुझे ला बना पड़ेगा। अभी तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, आ जाएगा मुझे। पहले इसकी तस्वीर बना लो। चलो सर ना ने मैंने जान तो मार देना, जल्दी करो। हाँ सर हम तो खुश होंगे। चले आगे। अल्लाह हाफिज।